अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे डाटा स्ट्रक्चर्स। तो डाटा स्ट्रक्चर्स में कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं वो बुक में वो रन नहीं हो रहे। तो हम आज जो है वो प्रोग्राम रन करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला एल्गोरिथम दिया हुआ है पेज नंबर 12 के ऊपर। सम का एल्गोरिथम है। राइट एन एल्गोरिथम टू गेट टू नंबर्स एंड टू कैलकुलेट देयर सम। यूजर से दो नंबर इनपुट लेने हैं और उनका सम जो है ना वो प्रिंट कराना है। स्टेप नंबर 1, इनपुट फर्स्ट नंबर इन एन, ये उसका एल्गोरिथम है। स्टेप नंबर 2, इनपुट सेकंड नंबर इन एम। ठीक है, दो नंबर हमने यूजर से इनपुट ले लिए। उसके बाद क्या है, एड एन टू एम एंड स्टोर रिजल्ट इन एस। इक्वेशन है एस इज इक्वल टू एन प्लस एम। एन में जो भी वैल्यू होगी और एम में जो भी वैल्यू होगी वो सम होके एस में आ जाएगी। स्टेप नंबर 4 पे है प्रिंट एस। एस की वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट करा देनी है और एंड। ये उसका एल्गोरिथम है। और उसके बाद जो है ना उसने नीचे उसका प्रोग्राम दिया है। आपके सामने ये प्रोग्राम है। हम ये प्रोग्राम जो है टाइप करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर और चला के देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता। ठीक हो गया। तो ये जो प्रोग्राम है हम पहले किस में रन करते थे, डेव सी प्लस प्लस में रन करते थे। आप इसे VS कोड में भी रन कर सकते हैं। VS कोड एक और सॉफ्टवेयर है, विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो VS कोड के नाम से एक और सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रोग्राम अपने रन कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये भी वैसे ही एडिटर है जैसे डेव सी प्लस प्लस है। तो हम डेव सी प्लस प्लस में ही रन करेंगे। डेव सी प्लस प्लस में रन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सोर्स कोड होता है उसको हमने अगर किसी और के साथ शेयर करना हो तो हम उसको किसी जगह सेव करते होते हैं, किसी वेबसाइट पे सेव करते होते हैं। तो जहाँ पे हम सेव करते होते हैं उसको कहते हैं github.com। github.com पे हम क्या करते होते हैं, गिटहब पे हम रिपोजिटरी बनाते होते हैं। क्या बनाते होते हैं, रिपोजिटरी बनाते होते हैं। और उसके बाद वो रिपोजिटरी जो है सबके साथ वो शेयर हो जाती है, पब्लिक रिपोजिटरी होती है। मैंने github.com का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड किया है यहाँ पे। ये उसका डाउनलोड डेस्कटॉप वर्जन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनाने लगा हूँ, न्यू रिपोजिटरी। हमने अभी कोई सोर्स कोड लिखा नहीं है। मैं ये सोर्स कोड जो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है ये हम टाइप करके सेव करेंगे उसी रिपोजिटरी में। लेकिन फिलहाल मैं अभी पहले रिपोजिटरी बना रहा हूँ। इस रिपोजिटरी का मैं नाम रखूंगा डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये मैं इस रिपोजिटरी का नाम रख रहा हूँ डाटा स्ट्रक्चर। रिपोजिटरी नेम डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मेरे सोर्स कोड सारा यहाँ पे पड़ा होगा डाटा स्ट्रक्चर। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे दूं, फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड डाटा स्ट्रक्चर्स ठीक हो गया। तो मेरे पास ये फोल्डर यहाँ पे सेव हो जाएगा। उस फोल्डर का नाम होगा डाटा स्ट्रक्चर्स और इसमें एक इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विद रीडमी। तो जब मैं क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर के अंदर github.com के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा। उस फोल्डर का नाम है डाटा स्ट्रक्चर्स। ये बन गया डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर्स के फोल्डर में गया तो यहाँ पे दो फाइल्स पड़ी हुई हैं, गिट एट्रीब्यूट्स और readme.md। readme.md जो फाइल है वो उस पे हम बाद में आएंगे, ये अभी फिलहाल पड़ी रहे। तो हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, उस फाइल का नाम रखेंगे sum.cpp। sum.cpp जो हमारे पास जो सम का एल्गोरिथम है वो चेक करेंगे कि उसमें sum.cpp जो हमारे पास ये जो एल्गोरिथम है, ये जो प्रोग्राम है, इसको हम रन करने की कोशिश करेंगे। इस पे लिखेंगे, राइट क्लिक किया हमने और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन विद डेव सी प्लस प्लस आई डी। ठीक है, तो डेव सी प्लस प्लस आई डी हम यूज कर रहे थे पहले। तो मैं इसको इसी को कंटिन्यू करूंगा डेव सी प्लस प्लस को। तो डेव सी प्लस प्लस में हम इस तरीके का कोड लिखते होते थे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हम इस तरीके का कोड लिखते होते थे, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, तो बुक में लिखा हुआ है आईओ स्ट्रीम डॉट एच, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आईओ स्ट्रीम। तो ये कंपाइलर जो है ना हमें डॉट एच पे एरर देता है, तो हम इसको आईओ स्ट्रीम हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h।
ठीक है, ये दो लाइब्रेरीज हमने इंक्लूड करा ली। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है क्लास सम। क्लास सम, क्लास सम जो है ना वो, उसमें ये हमने क्लास सम बना ली और उसके बाद वाइड मेन है। क्लास सम में क्या लिखा हुआ है, क्लास सम में प्राइवेट, ये आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, उसमें प्राइवेट और पब्लिक भी पढ़ा होगा। प्राइवेट में 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए पड़े हैं, इंट एन कोमा एम कोमा एस, 3 वेरिएबल्स बना रही है इंटीजर। उसके बाद पब्लिक में क्या लिखा हुआ है, पब्लिक में 2 फंक्शंस हैं, एक फंक्शन का नाम है इनपुट, दूसरे का नाम है प्रिंट। पहले जो है हम इनपुट लिखेंगे, इनपुट फंक्शन का नाम। इनपुट फंक्शन में क्या होगा, इनपुट फंक्शन में सी आउट स्टेटमेंट है, एंटर फर्स्ट नंबर सी इन एन। सी आउट स्टेटमेंट है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, और यूजर से इनपुट करना है सी इन एन। ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा ये स्टेटमेंट है सी आउट की, एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, और वो यूजर में जो इनपुट करना है उसको हमने ले लेना है एन में, एम में। तो हमारे पास इनपुट का फंक्शन में, इनपुट का फंक्शन कंप्लीट हो गया। इनपुट के फंक्शन में लिखा हुआ है एन और एम। हम दूसरा फंक्शन बनाने लगे, दूसरे फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट का फंक्शन है दूसरा फंक्शन। प्रिंट का फंक्शन क्या कर रहा है, सी एस इज इक्वल टू एन प्लस एम, और उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा है। प्रिंट का फंक्शन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, एस इज इक्वल टू एन प्लस एम, इक्वेशन आ गई हमारे पास। उसके बाद सी आउट लिखा है उसने, सी आउट क्या लिखा हुआ है, सम इज इक्वल टू, सम इज इक्वल टू एस। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 2 फंक्शन है, इनपुट और प्रिंट का। मेन में इसने लिखा है, वापस यहाँ पे मेन पे आ गए, मेन पे इसने लिखा है सम ओबीजे, सम और ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे का। तो सम ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया सम की क्लास का, उसका नाम रखा है ओबीजे। ओबीजे डॉट, ओबीजे डॉट करेंगे तो हम ये फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिकली डिक्लेयर्ड है। ओबीजे डॉट इनपुट, ओबीजे डॉट इनपुट लिखा तो ओबीजे ऑब्जेक्ट के ऊपर ओबीजे डॉट इनपुट का फंक्शन कॉल हुआ। उसके बाद ओबीजे डॉट क्या लिखा है, ओबीजे डॉट प्रिंट, ओबीजे डॉट प्रिंट का फंक्शन कॉल किया, उस ओबीजे के ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रिंट का फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। तो ये हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स के फोल्डर में पड़ा हुआ है sum.cpp। और मैं इसको जो है ना रन करने की कोशिश करता हूँ, कंपाइल एंड रन F11। जब मैंने इसको रन किया तो इसने एरर दे दिया। ये लाइन नंबर 27 कॉलम नंबर 11 कह रहा है कि मेन मस्ट रिटर्न इंट। तो मेन को जो है ना इंट रिटर्न करना चाहिए, तो ये वाइड मैन एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। और ये कह रहा है कि इसको मेन का जो फंक्शन है इसको इंट रिटर्न करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंट कर देता हूँ। मेन को जो है ना हम कहते हैं कि इंट रिटर्न करें। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम रिटर्न 0 करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज को बताते हैं कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अगर कोई एरर आ गया हो तो हम रिटर्न 1 करते होते हैं। तो हम ये अगर कोई एरर हो तो रिटर्न 1, वरना रिटर्न 0। रिटर्न 0 किया तो इसका मतलब है कि मेन का फंक्शन जब रन होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सम की क्लास का, सम की क्लास के ऑब्जेक्ट में ये एन एम एस पड़ा है और 2 फंक्शन पड़े हैं। इसको जब हम चलाते हैं तो ये प्रोग्राम जो है ना चल पड़ता है। एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 20। तो ये कोई इसने अभी एरर दे दिया है। इसको, इसकी जो एग्जी है वो चला के देखते हैं। यहाँ पे सम डॉट एग्जी बनी हुई है, एंटर फर्स्ट नंबर 1, एंटर सेकंड नंबर 2। तो इसको दोबारा चलाते हैं, कंपाइल एंड रन 1 2 m इज इक्वल टू कोई मिस्टेक है इस वजह से नहीं चल रहा। सम प्लस इज, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे एस जो है ना वो कॉन्काटिनेट होके प्रिंट होगा।
मिल के प्रिंट होगा। तो इसको कंपाइल एंड रन किया, फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 5, दूसरा नंबर आ गया 10, तो सम इज इक्वल टू 15 आ गया। ये आपके सामने सम इज इक्वल टू 15। तो ये प्रोग्राम आपका जो है ना वो रन हो गया। अच्छा, हमारे पास जो है ना अभी क्या है, हमारे पास इस फोल्डर में ये डाटा स्ट्रक्चर्स का फोल्डर है, यहाँ पे हमारे पास रीडमी फाइल है और हमारे पास क्या है, सम डॉट सीपीपी है। तो मैं इसको जो रीडमी फाइल है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ नोट पैड में, और मैं यहाँ पे लिखा हुआ है इसका रीडमी फाइल में लिखा हुआ है डाटा स्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड डाटा स्ट्रक्चर। मैं इसमें लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। तो ये लिस्ट ऑफ प्रोग्राम जो भी यहाँ पे हम यहाँ पे प्रोग्राम की लिस्ट बनाते जाएंगे, तो यहाँ पे जो है ना वो सम ऑफ टू नंबर यहाँ पे लिखते भी जाएंगे, तो हमारे पास अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास कौन कौन सा सोर्स कोड पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे वापस गया गिटहब डेस्कटॉप में, मेरे पास ये फोल्डर में पड़ा हुआ है ये सम डॉट सीपीपी। तो मैं यहाँ पे वापस गया, इधर गया यहाँ पे गिटहब डेस्कटॉप में। तो यहाँ पे मैं जो चाहता हूँ कि जो एक्जी की फाइल है ये शेयर ना हो, ये ना जाए एक्जी की फाइल। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने क्लिक कर दिया, हटा दिया, चेक हटा दिया इसको। ये जो सोर्स फाइल्स होती है, सोर्स फाइल्स को पहले यहाँ पे लोकल जो है वो इन फाइल्स को जो है ना पहले कमिट करना पड़ता है लोकली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट। यहाँ पे लिखा हुआ कि समरी रिक्वायर्ड, समरी बतानी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट। तो जो भी पहली जो चेंज है मेरी प्रोजेक्ट के अंदर, वो उसको हम कहेंगे कि ये फर्स्ट कमिट है। कमिट टू मास्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। तो ये जो मेरा जो सोर्स कोड है वो लोकली जो है ना वो कमिट हो गया है, ठीक है, लोकली कमिट हो गया। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट जाऊंगा पब्लिश रिपोजिटरी पे। पब्लिश रिपोजिटरी पे जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास जो ऑलरेडी रिपोजिटरीज पड़ी हुई है वो है 36 रिपोजिटरीज। मेरी अपनी जो रिपोजिटरीज है वो जो मेरी अपनी रिपोजिटरीज है वो पड़ी है 36, ये कुछ रिपोजिटरीज पड़ी है जो 39 रिपोजिटरीज है। तो वो सोर्स कोड अभी मेरा यहाँ पे नहीं आया। मैं इसको क्लिक करता हूँ पब्लिश रिपोजिटरी पे, तो वो कह रहा है कि आपने किस से कनेक्ट होना है। तो ये मैंने इसको कह देता हूँ कि github.com पे, और मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश रिपोजिटरी। पब्लिश रिपोजिटरी कहाँ पे पब्लिश हो रही है, मेरा जो कोड है वो कहाँ पे पब्लिश हो रहा है, github.com पे। github.com पे इस प्रोजेक्ट का नाम है डाटा स्ट्रक्चर और उसके डिस्क्रिप्शन है फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं अब इसको जाके अपनी इस पे वेबसाइट पे जाके देखता हूँ, रिपोजिटरी को रिफ्रेश करता हूँ। तो मेरी जो रिपोजिटरीज है यूर रिपोजिटरीज में यहाँ पे मेरे पास वो आ जाना चाहिए। मेरे पास वो रिपोजिटरी आ गई है, रिपोजिटरीज 40 हो गई है। डाटा स्ट्रक्चर्स उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है कि इसमें जो कोड है वो C++ का है, फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड डाटा स्ट्रक्चर। और ये मेरी प्राइवेट रिपोजिटरी है, ठीक है। प्राइवेट का मतलब ये है कि कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, जो चीज़ मैंने readme.md फाइल में लिखी थी वो यहाँ पे इस तरह खूबसूरत शक्ल में आ गई है, डाटा स्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड डाटा स्ट्रक्चर, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। और मैंने जो डैश लगा के लिखा था तो वो इस तरीके से जो सोर्स कोड है वो मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो मेरा जो सोर्स कोड है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे इस पे जाएंगे, ये URL होगी github.com qadir0108 और उस यूजर का नाम, और आगे उस सोर्स कोड रिपोजिटरी में आपको व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दूंगा। आप यहाँ से जो ये प्रोजेक्ट है ये चेकआउट कर सकते हैं। कोड पे क्लिक करेंगे तो ये URL है, वो उसको हम ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप भी कर सकते हैं, और यहाँ से उसको कॉपी भी कर सकते हैं कि ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ये रिपोजिटरी जो है अवेलेबल है। तो जब ये मैं किसी को शेयर करूंगा तो वो जो रिपोजिटरी है वो सारे का सारा जो कोड है वो शेयर हो जाएगा। हम सारे जो है वो इस तरीके से अपना कोड शेयर करते होते हैं, ठीक है। इस जो ओपन सोर्स कोड पड़ा हुआ है पूरी दुनिया का वो यहाँ पे गिटहब पे पड़ा हुआ है। हम यहाँ के github.com पे जाते हैं, यहाँ पे हम ना एक्सप्लोर का बटन है, इसको क्लिक करते हैं। एक्सप्लोर में जाके हम देखते हैं कि और किस किस का कोड जो है ना वो ओपन सोर्स पड़ा हुआ है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इनका सोर्स कोड जो है वो ओपन है, और हम उस सोर्स कोड में कोई ना कोई चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। उन चेंजेस को हम जो है चेंज करके रन कर सकते हैं। ट्रेंडिंग रिपोजिटरीज देखते हैं हम कौन कौन सी ट्रेंडिंग रिपोजिटरीज हैं। ये और लोगों का कोड है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो कोड है वो हम देख लेते हैं कि कौन माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी पे गए तो इनकी ये जो सोर्स कोड है वो
ओपन पड़ा हुआ है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो सोर्स कोड है वो ओपन पड़ा हुआ है। तो आजकल जो है ना वो ओपन सोर्स का ज़माना है, तो जो लोग हैं वो ओपन सोर्स कोड में जो है वो मॉडिफिकेशंस करते हैं और ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि अपना सी प्लस प्लस में ही कोई काम करना चाहें, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। आप कोई बड़ी साइंस नहीं है, इनका सोर्स कोड बंदा समझे और उनके सोर्स कोड में बाद में तब्दीली करे कोई, तो हमारा जो सोर्स कोड होगा वो माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको पूरी दुनिया में फैलाएगा फिर। ठीक हो गया। विंडोज कैलकुलेटर, ये आ गया विंडोज कैलकुलेटर। विंडोज कैलकुलेटर सिंपल येट पावरफुल कैलकुलेटर दैट शिप्स विद विंडोज, ठीक है। जो विंडोज में जो कैलकुलेटर है उसका सोर्स कोड पड़ा हुआ है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में कोई तब्दीली करेंगे तो ये जो हम लिखते हैं रन CALC कैल्क, तो क्या होता है, ये जो आपके सामने कैलकुलेटर ओपन होता है इसका सोर्स कोड है, ठीक है। आप इसमें कोई चेंजेस करेंगे तो अगले वर्जन में जो माइक्रोसॉफ्ट है वो इसका कोड, आपका ये जो कोड है उसको बिल्ड करके रन करके बिल्ड करके विंडोज में विंडोज के अगले वर्जन में जो है वो दे देंगे, ठीक है। तो आपका जो सोर्स कोड है वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जो विंडोज के जो यूजर होंगे, जितने भी विंडोज इस्तेमाल करने वाले होंगे, उनके पास ये सोर्स कोड चला जाएगा, ठीक है। तो उनके पास ये जो आपके हाथ का लिखा हुआ कोड जो है वो चला जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप कर सकते हैं, उसमें तब्दीली करने के बाद जो है ना इसको रन करके चेक करके उसके बाद दोबारा कमिट कर सकते हैं। कमिट की ऑप्शन थी, मैंने यहाँ पे दिखाई थी ना कमिट की ऑप्शन, ये देखें कमिट टू मास्टर, ठीक है। तो हमने जो पहली चेंज एंटर की थी तो उसको कह रहा था कि इनिशियल कमिट हो गया और ये फर्स्ट कमिट हो गया हमारे पास। फर्स्ट कमिट में हमारे पास ये दो फाइलें थी, sum.cpp और readme.md, और फर्स्ट कमिट में जो क्या था readme.md फाइल थी। तो ये इसी तरीके से हम सोर्स कोड अपना जो है वो दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।